इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रिसाला भाई राम राम। कविता जी आपना भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बाण भैया ना हमारी दोनों की राम राम। रिसाला भाई आज क्या क्या लेके आ रहे हो किसान वाणी कार्यक्रम में? हाँ कविता जी ठीक कह रहे हैं, कार्यक्रम किसान वाणी है और इसमें जो है ना हम कई तरह की बातचीत करेंगे। और कविता जी आज आपने पता है रिसाला भाई आज मने लगा आप बड़ी जानकारी सी लेके आ रहे हो, दिख रहे हैं भाई पूरी तैयारी सी कर रखी है आपने। बिल्कुल बात न्यू है कविता जी, आज हम जो है ना एक बातचीत भी सुनवाएंगे भैया ने। और भाई बातचीत का विषय तो रहेगा कि भाई कृषि में सूक्ष्म जीवों के महत्व पर, और इसके साथ साथ भाई भैया ने और जानकारी भी देंगे लागे हाथ। एक तो कविता जी बात न्यू है क्योंकि भाई एक विषय तो है नहीं, क्योंकि विषय तो कई लेने पड़ते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम किसान वाणी है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे साथ साथ में भाई नमो ड्रोन दीदी योजना पे, और भाई नई फसल नई उमंग में कविता जी बात कर रहे हैं अगेती मूली की बिजाई में सावधानी है। पर कविता जी आपने शुरू में कह रहे थे कि भाई कोई खास जानकारी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल लेकर रहे हैं कविता जी, क्योंकि कार्यक्रम किसान वाणी है और भाई जो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, जो धरती के उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। और इसी बात ने लेकर आज हम आपको एक बातचीत सुनवा रहे हैं कि भाई कृषि में सूक्ष्म जीवों के महत्व पर। और बातचीत की है रिसाला भाई ने, और हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ आए हैं वो हैं डॉक्टर हरिओम, सेवानिवृत्त सीनियर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। और कविता जी आपको पता है कितने महान वैज्ञानिक हैं ये तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जी बिल्कुल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। तो आओ सुनते हैं पहले ये बातचीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हरिओम जी, सेवानिवृत्त सीनियर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र और प्राकृतिक खेती पर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। आपने प्राकृतिक खेती में जो सम्मान पाया है उससे देश गौरवान्वित महसूस करता है। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर हरिओम जी, जैसे देखते हैं कि आजकल जो है ना जो जीवाणु कीट हैं या जिनको हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं, उनका जो है ना मिट्टी में बढ़ाने के लिए उनकी क्यों ऐसी जरूरत पड़ी ताकि जो रासायनिक खाद है उसकी बजाय। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देखिए जिस प्रैक्टिस से हम खेती कर रहे हैं, जो रासायनिक खेती वर्तमान में और हरित क्रांति के बाद से, इसमें क्या हुआ है कि हमारे जो भूखमरी थी वो हमारे पेट तो भर गए हैं जी बिल्कुल, लेकिन जमीन का पेट खाली हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है कि जो किस्में आई हैं धान और गेहूं की विशेष तौर पे, ये ज़्यादा खुराक लेती हैं जो देसी किस्में थी उनके कंपैरिजन में। इससे क्या हुआ कि पानी भी ज़्यादा खपत होती है, पोषक तत्वों की भी ज़्यादा खपत होती है। और इससे अब क्या चीज़ें सामने आ रही हैं कि पोषक तत्वों में जो पोषण है वो भी कम होता चला गया है जी। इसके साथ साथ जो सिस्टम है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है फसलों के साथ, जैसे मिट्टी जुड़ी हुई है, पानी है नीचे का, वातावरण है, जलवायु, यानी कि सभी प्रभावित होने लगे हैं अब। तो ये क्यों प्रभावित होने लगे हैं कि ज़मीन का स्वास्थ्य गिरने लग गया है इन किस्मों की वजह से, या जो पैकेज हम अडॉप्ट कर रहे हैं हरित क्रांति के बाद से। इसमें क्या होता है कि जब हम ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद या रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो जो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी का जीवन होता है सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु अगर मिट्टी में कम हो जाते हैं तो इसका जो सिस्टम है वो बिगड़ने लग जाता है। देखिए जो जीवन होता है, जैसे मनुष्य का जब जीवन खत्म होने लगता है तो शरीर अकड़ने लग जाता है जी। इसी प्रकार मिट्टी में जैसे हार्ड लेयर आ गई है, ये पानी पीना बंद कर दिया है। इसका मुख्य कारण ये है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की मात्रा कम होती चली गई है। और इसका कारण है कि जो हम रासायनिक खाद और दवाइयाँ बहुत मात्रा में प्रयोग करने लगे हैं, इसके परिणाम स्वरूप, और ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ये परिस्थिति हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो ज़रूरत पड़ती है उनमें भी थकावट आनी शुरू हो गई है। पानी का चौवा नीचे गिरने लग गया है, ज़मीन की ताकत कम होने लग गई है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं। तो इसलिए अब जरूरत आने पड़ी है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की मात्रा संख्या बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से जमीन की ताकत बढ़े, और जमीन का स्वास्थ्य अगर बढ़ता है तो जो भी समस्याएं खेती बाड़ी से संबंधित हैं वो कंट्रोल होने लगती हैं। डॉक्टर साहब मिट्टी में इनकी जरूरत बहुत है, क्योंकि सूक्ष्म जीव के बगैर कई बार धरती का जो जीवन है ना संभव नहीं है।
लेकिन जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो प्रकृति में कैसे काम करते हैं? कई बार देखते हैं किसान भाई, जैसे आप जिक्र भी करते हैं कि जो है ना, जो ऊपर वाली परत है काफ़ी कठोर हो चुकी है। देखिए, जैसे पौधों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, उनमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, जिसको हम यूरिया के द्वारा पूर्ति करते हैं। अब अगर हम फसल में यूरिया की ज़रूरत को सूक्ष्म जीवाणु से पूरी कर लेते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि जैसे दाल की फसलें हैं हमारी, मूंग, उड़द, चना या ढैंचा जैसी, इनकी जड़ों पर खाद की गांठें बन जाती हैं। ये गांठें क्या होती हैं कि ये जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का मतलब यूरिया समझो आप, यानी कि हम एक जब इस यहाँ बैठे हुए हैं तो एक तरह से यूरिया के समुद्र में बैठे हुए हैं हम। हवा में इतनी नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, जबकि जमीन में इसकी कमी है जो हम यूरिया से पूर्ति करते हैं। तो इसको पूर्ति करने के लिए उदाहरण के तौर पे दालों में जैसे राइजोबियम होता है सूक्ष्म जीवाणु, एक राइजोबियम, हर दाल में इसकी प्रजाति अलग होती है। ये क्या करता है कि हवा की जो 78% नाइट्रोजन है उसमें से नाइट्रोजन खींच के पौधे की जड़ों में फिक्स कर देता है। पौधे की जिस फसल की जड़ों में ये नाइट्रोजन फिक्स करता है उसमें यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे मूंग, उड़द वगैरह आ गया जी। अब इसकी पूर्ति तो करी ही करी है इसने, लेकिन जब ये फसल कट जाती है, हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, फलियां चुन लेते हैं या ढैंचे को जमीन में मिला देते हैं, तो उसके बाद भी इनके अंदर जो जड़ों में जो नाइट्रोजन फिक्स हुई है वो अगली फसल के लिए उपलब्ध हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लो हमने उड़द या हरी खाद के रूप में ढैंचे की फसल ली है, उसके बाद बासमती या धान की फसल ली है, तो उसमें भी कम से कम 1.5 से 2 बैग यूरिया हमारा बच जाता है। एक तो उसने अपनी फसल का यूरिया बचाया है जी, एक अगली फसल का भी यूरिया बचाया है। तो इस तरह से सूक्ष्म जीवाणु बहुत सारे हैं। जड़ों पे तो मैंने बताया, जड़ों के अलावा भी जड़ों के आसपास बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और खेत में जो विद्यमान रहते हैं और हर समय उस नाइट्रोजन को जमीन में या जड़ों पे फिक्स करते रहते हैं और हमारी जमीन में वो नाइट्रोजन जाती रहती है और फसलों की जरूरत पूरी होती रहती है। इसी प्रकार दूसरे पोषक तत्व हैं, 16 दूसरे पोषक तत्व रह गए। वो पोषक तत्व लगभग हमारी जमीनों में प्रेजेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं तो हम थोड़ा सा पैकेज इसमें प्राकृतिक खेती में रखा गया है कि वो जमीन में बार बार हम देते हैं, जैसे ताज़ा गोबर इसमें बार बार अप्लाई होता है या अवशेष या हरी खाद अप्लाई होती हैं इसमें, तो इनमें भी वो पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इन पोषक तत्वों को जब खेत में हम इन चीज़ों को हम जो जैविक पदार्थ है इनको खेत में मिलाते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु इनको खा करके अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन से जो नाइट्रोजन होती है वो भूमि में फिक्स हो जाती है, ह्यूमस फॉर्म में आ जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन में रूप में आ जाती है और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है, जिससे जमीन की ताकत बढ़ने की वजह से पौधे की बढ़वार और डेवलपमेंट बढ़ जाती है, इससे पैदावार भी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, जो सूक्ष्म जीव हैं, किसान भाई सोचते होंगे कि भाई जो सूक्ष्म जीव हैं जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो है ना जमीन में जो मात्रा है वो कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, इसमें विशेष तौर पे 2-3 चीजें हैं जी। एक तो तैयार करते हैं हम कल्चर, यानी कि जामन जिसको बोलते हैं जी, बिल्कुल। सूक्ष्म जीवाणु का जामन, जैसे दूध को जमाने के लिए दही का जामन लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक जीवामृत तैयार करते हैं, घर पे तैयार हो जाता है, या घन जीवामृत तैयार करते हैं। ये क्या होते हैं कि एक दिन के गाय के, देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार हो जाता है। इसमें लगभग 10 किलो गोबर की जरूरत पड़ती है, 8 से 10 लीटर गोमूत्र की जरूरत पड़ती है और 1 से 1.5 किलो गुड़ और बेसन, और इसके अलावा 5वीं चीज 50 से 100 ग्राम, 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं बाहर से, किसी बढ़िया पीपल के नीचे की या ऐसे स्थान से उठाते हैं जहां पर पिछले सालों से, अनेकों सालों से आपकी दवाई या रासायनिक खाद या इनपुट ना डाले गए हों। इसका मतलब यह है, मिट्टी उठाने का मतलब यह है कि उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जिंदा होते हैं, वहां पर हमने केमिकल इनपुट यूज नहीं किए होते हैं। तो ये 5 चीजें एक प्लास्टिक के ड्रम में लेकर 200 लीटर के, गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी, इन 5 को लेकर के उस ड्रम में डाल लेते हैं, उसको पानी से भर लेते हैं। पानी से भरने के बाद उसको सुबह शाम 3 से 5 मिनट क्लॉकवाइज घुमाते हैं एक डंडी से, और उसको ढक देते हैं, छाया में रख देते हैं, जो 3 से 5 दिन में गर्मी में तैयार हो जाता है और 6 से 7 दिन में सर्दी में तैयार हो जाता है। ये कल्चर बन जाता है, जामुन बन जाता है हमारा। इसमें सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं और सूक्ष्म जीवाणु इतनी रफ्तार से बढ़ते हैं कि हर 10 से 20 मिनट में डबल हो जाते हैं वो। जब ये बढ़ जाते थे, इनको जीवामृत को हम खेत में पानी के साथ, सिंचाई के साथ दे देते हैं और इसी का कीड़े बीमारियों के लिए स्प्रे भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा घन जीवामृत है। घन जीवामृत क्या होता है? जैसे गोबर की खाद हमारी तैयार हो चुकी है जो, या गिल्ला गोबर भी होता है, उसमें जीवामृत डाल देते हैं हम। जैसे मान लो 100 किलो गोबर की खाद है,
उसमें 8 से 10 लीटर जीवामृत डाल देते हैं, क्योंकि जीवामृत में सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं। उसमें डाल करके उसको उलट पुलट करते हैं तो वो घन जीवामृत तैयार हो जाता है। वो 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम डालते हैं, तो उससे भी सूक्ष्म जीवाणु खेत में बढ़ जाते हैं। तो ये 2 मुख्य चीजें जो इसमें खेत में तैयार की जाती हैं, और घर पे भी किसान तैयार कर सकता है। इसमें बाजार में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है किसान को, सारी चीजें घर पे तैयार हो जाती हैं। कई बार डॉक्टर साहब ये सोचते हैं जो किसान भाई हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान तो बढ़ाना चाहते हैं, पर उनका एक किस्म का डर रहता है कि भाई कभी हमारे खेत की उपज कम न हो जाए। पर वो ऐसा क्या करें भाई, उनको ये जो भय है कम होने का ये भी दूर हो जाए और साथ साथ में अच्छी फसल, स्वास्थ्यवर्धक फसल वो ले। देखिए, इसमें एक पैकेज है जी, जिसका हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति जो प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहता है, सूक्ष्म जीवों की खेती करना चाहता है, उसको ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये हटकर है सिस्टम थोड़ा सा। उसके बाद क्या है कि जमीन में हमारा कंसेप्ट बन रहा है कि हमने गर्मी में जमीन की ज्यादा से ज्यादा जुताई करनी है। अब लेटेस्ट कंसेप्ट जो केमिकल फार्मिंग का भी आया है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का आया है कि जमीन को कम से कम गर्मी में जुताई करनी चाहिए। गर्मी में जितनी ज्यादा जुताई करेंगे, अगर 35 डिग्री से तापमान से ज्यादा तापमान है और जमीन की हम बार बार जुताई करते हैं, तो उसका जो कार्बन है, जैविक कार्बन, हवा में चला जाता है और ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो एक तो पहला पैकेज ये है कि जमीन की कम से कम जुताई करें। आप हो सके तो तापड़ की बिजाई आ गई है जैसे आजकल, उसमें कोशिश करें। इसके अलावा मल्चिंग है दूसरा फैक्टर इसका। मल्चिंग का मतलब यह है कि जमीन को ढक के रखना, ताकि जो गर्मी है वो सीधी जमीन पर ना पड़े और सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए का काम इसमें आगे बढ़ता रहे। और इसके अलावा जो मल्चिंग है उसमें जो गल जाती है जो मल्चिंग, तो वो खाद बन जाती है, ताकत बन जाती है, जिससे जमीन के सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं और केंचुओं का कार्य बढ़ जाता है। और एक हरी खाद का प्रयोग जरूर करें। हरी खाद जैसे ढैंचे की है या मूंग की है या किसी भी दाल की फसल की है, तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो करेंगे और साथ में जीवामृत, घन जीवामृत खेत में प्रयोग करेंगे, तो सूक्ष्म जीवाणु की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी। और सूक्ष्म जीवाणु की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो जमीन की ताकत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु या केंचुए हैं उनका शरीर खाद से बना हुआ है, कार्बन और नाइट्रोजन से मेन बनाया हुआ है। दूसरे पोषक तत्व होते हैं, जैसे केंचुआ है, ये लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। तो इससे जमीन की ताकत बढ़ जाती है। आपकी जमीन की ताकत बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है, जिससे जो प्लांट है उसकी बढ़वार अच्छी तरह से होने लगती है। और शुरू के 1-2 साल में मान लो यील्ड में कमी आती है तो आपका खर्चा घट जाता है, लेकिन 2-3 साल के बाद आपकी पैदावार पूरी आने लग जाती है। फिर कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। डॉक्टर साहब, जो सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार से, जो किसान भाई हैं वो सोचते हैं कि सूक्ष्म जीव पैदा भी हो गए, घन जीवामृत बना भी लिया उन्होंने, लेकिन उसमें जो है ना जो कीट हैं या दूसरी अन्य बीमारियां हैं, उनको वो किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, इसमें पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसमें सीमित मात्रा में खाद डाल रहे हैं, जैसे घन जीवामृत बताया मैंने आपको जी, या जीवामृत एक कल्चर के तौर पर डाल रहे हैं, जामन के तौर पे। हम ज़्यादा भोजन ही नहीं दे रहे हैं ज़मीन में, क्योंकि ज़्यादा जैसे गोबर की खाद अगर डाल लें, केंचुए खाद अगर डालें, तो जो हानिकारक जीव हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है। तो इसमें एक तो बात यह है कि हम पहले ही थोड़ी मात्रा दे रहे हैं, जिससे हानिकारक जो जीवाणु पनप नहीं पाते हैं या बहुत कम पनप पाते हैं। इसमें जमीन की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जमीन की ताकत बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, आजकल धान में एक बीमारी आई हुई है बोने पौधों की जी, 2024 में खूब आई थी, 2022 में शुरू हो गई थी। ये एक वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी है तो वायरस की बीमारी है, इसकी कोई दवाई नहीं होती है। ये तब कंट्रोल में होती है जब मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, जमीन की टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है कीड़े और बीमारियों के प्रति। तो जहां भी जो भी किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ये 2024 में भी देखा गया है, 2022 में भी देखा गया है, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ में देखा गया है कि जहां भी प्राकृतिक खेती होती है वहां बोने पौधों की समस्या कतई नहीं है। इसी तरह से दूसरे भी जो 60 से 70% कीड़े और बीमारियां अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। और मान लो थोड़ा बहुत रहता है इंसिडेंस, तो उसमें क्या करते हैं कि हम घर पे ही तैयार कर लेते हैं, किसान को बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि किसान एक बार बाजार में निकल गया तो वहां से डुप्लीकेट चीजें मिलने की संभावना बढ़ती चली जाती है, उसकी ठगी की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो घर पे ही तैयार होते हैं। मान लो कीड़ा आ गया कोई, कीड़े के लिए इसमें नीम से जैसे नीमास्त्र तैयार करते हैं जी, ब्रह्मास्त्र तैयार करते हैं, अग्नि अस्त्र 10 परिणय है। तो इनमें ऐसे हैं कि तुरंत कौन सा डालना है, जीवामृत है, 1 महीने के अंदर जो डालना है ब्रह्मास्त्र है, 3 महीने के लिए जो तैयार करना है अग्नि अस्त्र है, और मान लो पूरी फसल के लिए तैयार करना 4-5 महीने के लिए तो 10 परिणयक है। हर प्रकार के कीड़ों को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब बीमारियां रह गई हैं। बीमारियों में क्या है कि खट्टी लस्सी का प्रयोग इसमें किया जाता है।
इसके अलावा जीवामृत का भी स्प्रे किया जाता है इसमें। और इसके अलावा जो डेयरी वाश होता है, जैसे डेयरी के पास गड्ढा होता है तो पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है गोबर गोमूत्र के साथ साथ, तो डेयरी वाश बोलते हैं, उसको पानी के साथ हम दे देते हैं, उसी का स्प्रे करने लगते हैं, तो आमतौर पर कीड़े भी इसमें कंट्रोल हो जाते हैं। और जो जमीन से संबंधित जो बीमारियां कीड़े हैं, जैसे जड़ गलन आ जाती है, आपकी विल्ट आ जाती है, तो जमीन से जनित जो भी कीट और बीमारियां हैं उसमें गोमूत्र का प्रयोग हम करेंगे तो रिसर्च पेपर अवेलेबल है इस चीज पे कि उनका कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर हरिओम जी, कोई अन्य जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा उत्पादन हो और कम लागत हो, कोई देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इसको शुरू ज़रूर करें, कम से कम परिवार के लिए उत्पादन करें, जिसमें केमिकल जो फर्टिलाइज़र इनपुट जा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं एक तरह से। जो सब्जियां इतना खाद और दवाइयाँ पड़ने लग गई हैं कि जहर हो गया इसमें। कम से कम अपनी परिवार के लिए थोड़े एरिया में शुरू करें इसको। मान लो 2 कनाल 4 कनाल 1 एकड़ तक शुरू करें, और जब शुरू करेंगे तो इसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी, और जब आगे जब कामयाबी मिलेगी तो इसको बढ़ाते चले जाएं। और इसमें आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप 2-3 साल तक इसको करेंगे तो अनुभव हो जाएगा आपका, और आपको इसमें नुकसान भी नहीं होगा। और इसकी पैकेज, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में और साथ में जो हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ ट्रेनिंग सेंटर है गुरुकुल में ही, तो यहाँ पर ट्रेनिंग जरूर लें, उसके बाद ही प्राकृतिक खेती शुरू करें, तो कोई आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी आपको। डॉक्टर हरिओम जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी किसान भाई सुन रहे थे बातचीत कृषि में सूक्ष्म जीवों के महत्व पर, और अब चर्चा कर रहे हैं नमो ड्रोन दीदी योजना पर। कविता जी, हाँ रिसाला भाई, बात न्यू है कि योजनाएं तो सरकार कई तरह की चला कर रखा है, बिल्कुल, पर जो आज जिक्र कर रहे हैं नमो ड्रोन दीदी योजना पर, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। और इतनी महत्वपूर्ण योजना है जो हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको ये योजना आत्मनिर्भर बनाती है। जी बिल्कुल। नमो ड्रोन दीदी योजना की जो हम रिसाला भाई बात करें, जो हमारी ये केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है जो हमारे महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको सशक्त बनाना जी। और इसके तहत जो महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन उड़ाने और उसके रख रखाव का 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। रिसाला भाई ठीक कह रहे हैं कविता जी आप, बिल्कुल। इसके तहत जो किसान है इनको किराए पर ड्रोन सेवाएं देने के लिए लगभग जो है ना सरकार ने केक रखा है कि भी जो 15,000 के लगभग महिलाएं हैं उनके जो समूह है उनको कृषि ड्रोन दिए जा रहे हैं। पर भाई इस योजना पर लगभग जो है ना 1261 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पर मुख्य बातें ये हैं कविता जी जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो है कि जो सरकार है ड्रोन और उसके सामान की जो कीमत है उसका लगभग 80% के करीब जो है ना जो सरकार राशि दे रही है अनुदान के रूप में, और राशि कम ब्याज पर दे रही है। और ये भी तो है रिसाला भाई, इसके तहत जो हमारी महिलाएं हैं स्वयं सहायता की महिलाएं, उनको रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ट्रेनिंग के बाद। जी, ताकि उनको ये पता चल सके कि जो है ना अगर कोई किसान भाई ये सोचा है कि हमें जो है ना ड्रोन का काम करवाना है, तो जो महिलाएं हैं प्रशिक्षित हैं और उनको जो तकनीकी जानकारी दी गई है उनसे वही करवा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाना भी सरकार का काम है। अगर उनको ड्रोन दिए गए हैं तो ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके कविता जी, और उनकी आमदनी बढ़ सके। बिल्कुल। और ड्रोन का जो हम अगर उसके कार्य की बात करें तो उसका कार्य है कि जो हमारे खेत हैं उनमें जो तरल उर्वरक और कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो सुरक्षित किया जा सके। बिल्कुल। ड्रोन तो देखो क्योंकि नई तकनीक है कविता जी, इसके गिला कई तरह के काम भी कर सका है। अगर मान लो किसी के जो खेत के में कोई किसान भाई अंदर नहीं जा सकता है, जैसे कि ईख का जिक्र कर लें, लेकिन ड्रोन के जरिए ये पता लग सका है, उसमें जो सेंसर लगे हुए हैं ना वो न्यू बता देंगे कि खेत के में कौन सा जो है ना कहाँ पे पानी आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, भाई कहाँ जो है ना सूख गया है या कोई बीमारी है। इस तरह की जो जानकारी है वो भी ड्रोन के साथ मिल सका है। बिल्कुल रिसाला भाई। तो कविता जी ईब जो है ना जिक्र एक और कर लेने लगे आप, क्योंकि जो है ना नई फसल नई उमंग में हम बात कर रहे हैं अगेती मूली की बिजाई की सावधानियाँ। अगेती मूली की बिजाई की सावधानी की जो हम बात करें तो इसकी जो किस्में होती हैं वो होती हैं पूसा चेतकी, जापानी वाइट, पूसा हिमानी। और इसके वास्ते जो हमारी भूमि है वो होनी चाहिए भुरभुरी
और अच्छी जल निकासी वाली। और रिसाला भाई इसके वास्ते अगर हम अपने किसान भाई ने बतावा तो इसके वास्ते दोमट या रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सख्त या पथरीली मिट्टी होगी तो उससे जड़ जो है वो टेढ़ी हो सकती है। और खेत की तैयारी करने खातर खेत को 2-3 बार अच्छी तरह जोत कर उसको समतल करें और उसमें अच्छी तरह से जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो उसमें मिलाएं। और बीज की जो गहराई है वो 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई रखनी चाहिए। बिल्कुल। और जो कतार की अगर हम बात करें तो कतार से कतार 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 5 से 8 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अगर बाद में ज़रूरत हो तो किसान भाई उसकी छटाई करें। और जो सिंचाई की अगर हम बात करें तो वो बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें, खेत में पानी न भरने दें, जो वरना जो उसकी जड़ है ना रिसाला भाई जी, वो सड़ सकती है। और जो खाद की अगर हम बात करें वो संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दें, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन देने से जो पत्तियां हैं ज़्यादा और जड़ कम बनती है। तो कविता जी बड़ी अच्छी जानकारी किसान भाइयों को दी आपने, क्योंकि जो भाई मूली की बिजाई की सावधानियां रखनी है उसमें जो है ना, अगर आप एक तो खास बात यह है कि दोमट मिट्टी हो, पर जल निकासी वाली हो, और साथ साथ में भाई जो है ना भुरभुरी बनाकर उसमें आप बीज लगा सके हैं 1-1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर। और भाई कई तरह अगर ज़मीन पथरीली है, क्योंकि जो हम मूली लगाएंगे तो भाई उसकी जड़ें नीचे नहीं जाएंगी, अगर गई तो भाई वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी। अगर आप बाजार में लेकर जाओगे उनके तो दाम भी कम मिलने की संभावना बनी रहे कविता जी। और कविता जी बात यह है क्योंकि मौसम का जिक्र जरूरी करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि मौसम भी जो है ना बादल चल रहा है, कभी बारिश आ जाए है, कभी धूप निकल जाए है, और कभी तापमान कम और कभी ज़्यादा। तो आज के तापमान का जिक्र करें तो कविता जी आज का जो अधिकतम तापमान रहा है वो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और कविता जी आप जो है ना ये बताओ भाइयों को, जो कुरुक्षेत्र की जो मंडी है ना उनके भाव बताने बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि किसान भाइयों को जो मंडियों के भाव का पता होगा जब भी तो अपनी वो फसलों को बेच सके हैं। बिल्कुल रिसाला भाई, अगर हम जिक्र करें तो हमारी जो कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में गेहूं का जो भाव रहा वो रहा 2585 रुपये प्रति क्विंटल। और भाइयों जो सरसों का जिक्र करें तो वो रहा 6200 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का की जो बात करें तो उसका भाव रहा 1475 रुपये प्रति क्विंटल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के लिए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। तो भाइयों कविता कश्यप और रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।